मैं यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ आ गए हैं। मेरे चैनल का नाम है मेक वे टू साइंस, को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ आ गए हैं जो हम अब +2 क्लास के लिए लेकर आए हैं। +2 वाले दोस्तों के लिए भी एक नई वीडियो बना देते हैं। +2 का पेपर है जो थोड़े दिनों के बाद केमिस्ट्री का पेपर है +2 का, वो थोड़े से बच्चे फियर में हैं। तो कैसा पेपर रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो थोड़ा सा आपको हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मार्किंग स्कीम बताएंगे, कौन से कितने नंबर के कहाँ पे क्वेश्चन रह सकते हैं, और कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड पर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे आपको इसमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी आप कैसे अच्छे 95% मार्क्स ले सकते हो। मतलब आपको प्लानिंग करने की बात बताएंगे बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में बच्चों को पढ़ने लगता है शुरू कहाँ से करना है, शुरुआत कैसे करनी है। तो प्लानिंग आपको बताएंगे पेपर की कैसे कर सकते हो कि जिसके साथ आपका फियर खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो बाकी पेपर करने के लिए। कई बार क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता करना क्या नहीं। ठीक, तो देखो सिंपल सी बात बोलते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, तो फिजिकल के हमारे 3 चैप्टर हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक के डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक के हमारे पास 5 चैप्टर हैं, हेलो अल्केन्स और हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 टोटल 10 चैप्टर्स हो चुके हैं बेटा। तो इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में से हमको 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे मैक्सिमम बेटा, सबसे मैक्सिमम। अगर देखो सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर उठा लो तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो दे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है बेटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, 7 मार्क्स का, उसमें से डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों में ईच 7 मार्क्स का आ जाएगा। और वहाँ पे हेलो अल्कीन्स और हेलोरीन 6 मार्क्स का, अल्कोहल, फिनोल, ईथर 6, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से 8 मार्क्स का, अमाइन में से 6 और बायोमोलिक्यूल में से 7। अब देखो आपको बताता हूँ प्लानिंग कैसे करनी है बेटा, तो अब ध्यान से समझते हैं ना। देखो ये तो होगी मार्किंग स्कीम, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि प्लानिंग कैसे करनी। देखो सबसे पहली बात बताते हैं, यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जो ऑर्गेनिक है बेटा, इसको प्लस करोगे आई थिंक सो इट विल बी 33। तो यहाँ पे 33 मार्क्स का पेपर आ रहा है। टोटल मार्क्स का पेपर आपका होता है 70, तो नियरली हाफ मार्क्स का पेपर आपका बेटा यहाँ से आ रहा है। यहाँ से 14 मार्क्स का, यहाँ से 9 से 16 23 मार्क्स का, तो टोटल यहाँ से प्लस कर देखें तो 37 मार्क्स का यहाँ से आएगा, 33 का वहीं से आएगा, और 70 मार्क्स का टोटल बन जाएगा। तो देखो अब क्या करना है कि बच्चों को ये लग रहा है कि ऑर्गेनिक हैवी, हाँ वो अलग बात है कि ऑर्गेनिक हैवी है इस टाइम पे, ठीक है, मतलब कि उसका काफ़ी मेजॉरिटी बेटा, मोर प्रोबेबली हाफ पेपर आपका ऑर्गेनिक से ही आ रहा है। पर आप इसको आसान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ही ऐसा सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग जो काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है। तो आप इसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं चैप्टर्स की। देखो अगर आप देखोगे ये तीनों की तीनों जो हैं अपने आप से बिल्कुल अलग हैं, मतलब कि अलग अलग थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट एक दूसरे का लगता है, बट ऑलमोस्ट ये क्या, तीनों के कंसेप्ट एक दूसरे से क्या डिफरेंट। तो आपको जो आसान लगता है सबसे पहले वो उठाओ आप। किसी को ये आसान लगता है, किसी को ये आसान लगता है, और कई बच्चे होते हैं जिनको ये भी आसान लगता है, तो आप अपने ऊपर चॉइस कर सकते हो। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले ये वाले 5 चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर 5 कर लोगे आपके साथ बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो जाएगी कि आप 37 मार्क्स का आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो आप सेफ साइड पे रहोगे कि चलो मेरे 37 हो गए, आपको लगेगा कि मेरे हाफ मार्क्स सिक्योर पे हैं। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक्स करनी है, ठीक है बेटा, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, चलो क्योंकि ये ऑर्डर वाइज चैप्टर्स होते हैं, पर अगर आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक के बारे में क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, मैं कहूँगा आप पहले बायोमोलिक्यूल्स कर लीजिए। क्योंकि बायोमोलिक्यूल में से ऐसा है कि रिएक्शंस उतनी नहीं आती, बहुत कम आती है। ग्लूकोज की एक आध रिएक्शन आ जाती है पेपर में, नहीं तो नहीं आती है। इसके रीजनिंग क्वेश्चन प्लस स्ट्रक्चर क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर लोगे, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन पढ़ लोगे, प्रोटीन्स होते, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल्स कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज के अल्फा बीटा स्ट्रक्चर्स, सक्रोज की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, ठीक है, मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, वो रीजन आ जाते हो, रीजनिंग क्वेश्चन वगैरह। तो यहाँ से क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 37 + 7 आपके 44 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ से आपको जो आसान लगता है, सबसे पहले आई विल टेल यू कि अगर आप हेलोरीन चलोगे वो भी आसान है बेटा, 6 मार्क्स का वहाँ से उठा सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, आप अल्कोहल, फिनोल, ईथर नहीं करना चाहते तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि इनके कंसेप्ट यहाँ पे मैच होते हैं, पर फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा लास्ट, फिर उसके बाद आप ऑर्गेनिक पे आइए, तो उसको प्लानिंग इस अकॉर्डिंग करिए जो चैप्टर आपको आते हैं। जैसे मैं पहले कहूँगा कि आपको बायोमोलिक्यूल्स करना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप ये करोगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर तो बेस्ट रहेगा, ये करके उसके बाद ये कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों अगर कर लिया आपने, ये आपको ईजी लगेगा बेटा। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रिएक्शंस हैं उनका एकदम से रिवर्स होने लग जाता है अमाइंस वाली रिएक्शन में, ठीक है। और आपको ऑर्गेनिक की जो डिटेल बेटा प्रॉपर वीडियो है, मैं
आज या कल मैं डाल दूंगा कि उसके इंपॉर्टेंट हर चैप्टर वाइज कैसे है, क्योंकि उसका बेटा डिटेल में जाएगा तो उसकी वीडियो अलग रखेंगे। आज मैं आपको बता दूंगा कि पहले पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगी, प्लस इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो 18 एमसीक्यूज रहेंगे हमारे, जिसमें 14 प्योर एमसीक्यूज होंगे और 4 क्या होंगे, असर्शन रीजन, ठीक है। तो यहाँ से देखने वाली बात यह है कि आपको 9 to 10 ऑर्गेनिक से रहेंगे, तो ये आपकी टेस्ट होने वाला है आपके लिए, ऑर्गेनिक में से रहेंगे। और इसमें से क्या हो सकती हैं, रिएक्शंस टाइप भी पूछ सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, या वो आपको वो पूछेंगे रीजनिंग वाला क्वेश्चन कि जैसे हेलोअल्केन्स और हेलोरिन्स में क्वेश्चन है कि एसएन सब्स्टिट्यूशन कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। ये वाला डीएनपी मतलब कि जैसे ग्लूकोज है वो डीएनपी टेस्ट नहीं देता, कौन सा टेस्ट नहीं देता, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और रेस्ट जो हो जाएगा फिजिकल इनऑर्गेनिक में बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर बात करें जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है वो बेटा 7 होते हैं, मिनिमम आपको 3 देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक में। और जो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो है प्रेडिक्शन कि ऑर्गेनिक में और जो चॉइस देखने को मिलेगी आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगी, जो इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। फिर मतलब यहाँ पे आपको 3 से 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि 7 क्वेश्चन है बेटा, नहीं तो 3 क्वेश्चन तो मिनिमम ऑर्गेनिक में आपको आएंगे 2 मार्क्स में। 3 मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 3, वैसे 2 के ज़्यादा चांसेस हैं, ये 2 या 3 के, तो ऑर्गेनिक में से देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन टोटल होंगे। केस स्टडी में याद रखना एक ऑर्गेनिक की होगी, और मैं कह रहा हूँ मतलब मेरे को प्रोडिक्शन के बेस्ड कह रहा हूँ बेटा कि मेरे को अकॉर्डिंग लग रहा है, जो मैंने पिछले वाले पेपर देखे बायोमोलिक्यूल से, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, तो वो मेडिसिन के इम्पैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि जो वो मतलब कि रियल लाइफ में मेडिसिन किसी ने सुसाइड करने की कोशिश किया, पिल्स लिए या कुछ भी किया, तो वो वहाँ से क्या इफेक्ट है। अभी जो क्वेश्चन डेवलप हो सकता है बेटा वो डीएनए से हो सकता है, जैसे डीएनए आरएनए का, है ना। तो वो एक रियल लाइफ क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ से केस स्टडी बेस्ड मतलब ऑर्गेनिक में से एक रहेगा, और ऑर्गेनिक में से मेरे को ज़्यादा चांसेस है बायोमोलिक्यूल्स में से रहने के, ठीक है। तो पर बात रही दूसरा फिजिकल या इनऑर्गेनिक से होगा, उसमें से भी मेरे को लग रहा है कि फिजिकल में से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके बेस पे क्या कि कोई एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन आपको केस स्टडी बनाकर दे देंगे कि एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये ऑब्जर्व किया, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आया, कुछ भी आया ना, तो उसके बेस के ऊपर रिएक्शंस आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। और सोल्यूशन कोई भी चैप्टर से उठा सकते हैं। फिर आ जाता है 5 मार्क्स बेटा। 5 मार्क्स जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग यही है बेटा, क्योंकि सैम्पल पेपर एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको तीनों में से एक एक देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में से तीनों में से एक एक देखने को मिलेगा। तो आपको ये आसान इसलिए रहेगा क्योंकि आप यहाँ से प्लान कर सकते हो कि यहाँ से 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आप आसानी से, क्योंकि अगर फिजिकल इनऑर्गेनिक अच्छी आती है तो 10 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो गए। ऑर्गेनिक में तो बेटा 5 में से 2 या 3 ले लोगे। तो ऐसे प्रिपेयर करने की कोशिश करो कि अपने मार्क्स को ऐसे डिवाइड करो कि आपको पेपर में ये मत फील हो कि कोई बच्चों को फील होता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, कि मतलब कि मेरे से क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो क्लियर आपसे हो जाएगा बेटा अगर आप प्लानिंग करोगे अच्छे तरीके से। तो मैंने आपको जैसे बताया पहले ये 5 चैप्टर कर लो, ये हो जाएंगे। फिर बायोमोलिक्यूल से शुरू करके इन चारों में से फिर अकॉर्डिंगली आप प्लान करो, ठीक है, जो आपको आसान लगता है। जैसे कोई बच्चों को ये आसान लगे, कोई बच्चों को ये आसान लगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्लानिंग करो। बायोमोलिक्यूल से पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं, हल्का बोला रीजनिंग है, और 1 नंबर की जैसे विटामिन और हार्मोन्स के क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन वगैरह वाले, जैसे विटामिन से कौन सी डिजीज हो सकती है, ऐसे वगैरह वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। डीएनए और आरएनए का डिफरेंस, उनके स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। चार्गफ रूल मेन इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से चार्गफ रूल का आ सकता है, और चार्गफ रूल है जो उसी के बेस पे अगर आप देखोगे आपको केस स्टडी देखने को भी मिल सकती है बेटा। चार्गफ रूल के बेस पे आपको केस स्टडी देखने को भी मिल सकती है अगर बायोमोलिक्यूल में से आती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमको डिटेल मिल गई है। अब हम यहाँ पे 5 चैप्टर के जल्दी से इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आपको हैवी आने को रहेंगे, ये मैं रेज कर देता हूँ, इसको पिक कर सकते हो। चलो अब देखिए, ठीक है। अगर सोल्यूशन की बात करूँ बेटा तो सोल्यूशन में से सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो प्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बेटा है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का जो सारा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एग्जांपल्स भी आ सकती हैं, ग्राफ वाला स्ट्रक्चर्स भी ग्राफ भी बनाने आ सकते हैं। नहीं तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनके बेसिस पे जो उसके एग्जांपल्स होते हैं वो शो पूछ सकते हैं। 1 नंबर में कौन पॉजिटिव करता है, कौन नेगेटिव शो करता है, ठीक है। प्लस एजियोट्रोप्स पूछ सकते हैं बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी है इंपॉर्टेंट यहाँ से, ठीक है। राउल्ट्स लॉ हो गया, एजियोट्रोप्स हो गया, हेनरी लॉ हो गया। अब हेनरीज लॉ का क्या होता है, कभी कभार न्यूमेरिकल आता है, नहीं तो प्लस एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे स्कूबा डाइवर वगैरह वाला, स्कूबा डाइवर्स ये वाला क्वेश्चन के जैसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट। और थ्योरी क्वेश्चन और क्या आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड, जैसे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये वाली चीज़ें पढ़ के जाना। हाइपरटोनिक ये सोल्यूशन कब बनते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ करके जा सकते हो, प्लस न्यूमेरिकल आ जाएगा।
प्लस क्या आएगा, न्यूमेरिकल का देखने को मिल जाएगा। ये 4 चीज़ें बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी मोलैलिटी ऑब्वियसली उनकी भी डेफिनेशन या यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप ये टॉपिक करके जाओगे तो काफ़ी पेपर यहीं से रहेगा। मोलैरिटी मोलैलिटी में क्या क्या होता है कि वो आपको ईजी लगती है, आपने पढ़ी हुई हैं उनकी डेफिनेशंस, या प्लस एक आध का न्यूमेरिकल छोटा बहुत आ जाएगा। वो +1 में भी किया हुआ, इसीलिए +2 में उसको कम ऑप्ट करते हैं। आप बेस्ट पार्ट क्या रहेगा सभी प्रिपरेशन के लिए, जो बच्चे अभी न्यू हैं, मतलब कि जिनको लग रहा है कि उनको डर लग रहा है, आप प्लीज़ PYQs मत छोड़ के आना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मत छोड़ के आना। अगर आप वो छोड़ दोगे तो बेटा फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वो कर लोगे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर वो प्रैक्टिस के लिए कि जो ये चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे। आप अगर वहीं पे भी क्वेश्चन देखोगे इन 4 टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि सारा का पेपर इसमें जाएगा, पर मैक्सिमम सोल्यूशन में से चैप्टर पेपर इसमें से उठाया जाएगा। न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक है। चलो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रखना बेटा क्योंकि जिसमें कॉलिगेटिव प्लस वेंट हॉफ फैक्टर आ जाता है बेटा, तो क्या हो जाता है उसमें वो दोनों चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, आपका वेंट हॉफ फैक्टर की नॉलेज भी टेस्ट कर लेते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी टेस्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी रखना है इसके लिए, सभी चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है PYQs, ठीक है। फिर आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले तो आप जो चीज़ मत छोड़ के आना वो क्या है, सेल्स। उसमें से आप लेड वाला करके आना, लेड स्टोरेज वाला, प्लस आप क्या करके जाना बेटा, फ्यूल सेल, ठीक है। इनकी रिएक्शंस करनी है, रिचार्जिंग वगैरह वाली, ठीक है, रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग ये वाली। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इनमें, ये क्या यूज़ होता है, कौन सी रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन होती है, क्या रिड्यूस करता है। तो वैसे MCQs भी बहुत आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। प्लस इनमें क्या आता है बेटा, जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो जाती है, वो चीज़ आ सकती है इसमें से, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उनके ग्राफ्स, मेनली इसका ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ पूछ के MCQs वगैरह में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। और आ गया खोलरॉश लॉ, जो खोलरॉश लॉ है बेटा इसके बेस पे न्यूमेरिकल काफ़ी वो देखने को मिलता है पेपर में, ठीक है। और ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके न्यूमेरिकल जो आपका कंसेप्ट है, ये आपका कंडक्टिविटी कापा वाला, वो बात कर रहा हूँ क्योंकि हैवी चैप्टर ये 9 नंबर का रहेगा, कंडक्टिविटी कापा वगैरह वाला जो वो कंसेप्ट है, उनके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लस न्यूमेरिकल। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल और यूनिट्स देखने को मिलेंगे बेटा। यूनिट्स जैसे कि हमको कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं, कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ऐसी चीज़ें आपको देखने को काफ़ी मिल सकती हैं, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करें, वहाँ से आपको नर्नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा बेटा। ज़्यादा चांसेस है नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल के, वो आप मत छोड़ के जाना बेटा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कर लेना। मतलब ये मैं हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहा हूँ कि जो आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब बाकी आप थोड़ा बहुत जिन्होंने फुल लेना है बेटा वो सारा प्लानिंग कर सकते हैं, बट ये स्मार्ट स्टडी की ये चीज़ें तो आप रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल मत छोड़ के आना। फिर बात आती है केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स की जो नहीं है वो खड़ी है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर खड़ी है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बेटा आप जो आपके ग्राफ्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर का, वो मत छोड़ के जाना कोई भी ग्राफ। प्लस निकालने के तरीके, एक इनिशियल रेट मेथड जिसमें से वो टेबलर फॉर्म बन के आ जाता है, वो वाला टेबलर फॉर्म वाला क्वेश्चन आ जाता है। इनिशियल रेट मेथड हो गया। दूसरा रेट लॉ मेथड जो हमारे पास होते हैं। अब पहले इनकी डेरिवेशन आ जा करती थी रेट लॉ मेथड की, ठीक है। अभी वो इनकी डेरिवेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेशन वाले बोल रहा हूँ, इंटीग्रेटेड वालों की रेट लॉ। तो पहले इनके क्वेश्चंस आ जाते थे कि डेरिवेशन कर दो, पर अब डेरिवेशन कम आती है, इनके न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। तो इस चैप्टर में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। और वो वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे आपने अगर किसी की रेट आपको दी हुई है, मतलब कि ए के ऊपर इतनी डिपेंड करती है, बी के ऊपर इतनी डिपेंड करती है, उसको मैंने डबल कर दिया, जैसे ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, बी की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो वैसे क्वेश्चंस आपको केमिकल काइनेटिक्स में से देखने को काफ़ी मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट करके जाने से ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस बिटवीन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस बिटवीन। और हमारे पास एक आधा क्वेश्चन यही हो सकता है कि डेफिनेशंस थोड़ी बहुत पूछ लेते हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस के बेस पे न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बेटा, ठीक है। बाकी छोटे छोटे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या है, तो वो एक एक नंबर में हमको पूछे जा सकते हैं। आप PYQs बिल्कुल मत छोड़ के आना। अगर आप PYQs कर दोगे बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बेटा रिपीट ही होते हैं, ठीक है। PYQs प्लस अगर आपने बिल्कुल अच्छे से करनी तैयारी तो NCERT के क्वेश्चन करके जाना बेटा। NCERT क्वेश्चन क्या कहते हैं, आप एग्जैक्टली कई बार डाल देते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं बेटा, वो क्वेश्चन के
वैल्यूज चेंज कर सकते हैं नंबर की, या यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे किलोग्राम को ग्राम में कर दिया, ग्राम को किलोग्राम में कर दिया। ठीक है, तो हमने ये चीज़ 10 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा जो इनऑर्गेनिक है उसके लिए अगर आपको कंसेप्ट आते हैं बेटा, अगर उसके कंसेप्ट आते हैं तो प्लीज़ आप उसके PY यूज़ करके जाना, आपको वहाँ से हर तरह का क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है हर तरह के कंसेप्ट से, आपको अगर लास्ट 10 ईयर के पेपर ले लोगे आपको हर तरह के कंसेप्ट का चेक वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर भी बता देते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, वहाँ से नेमिंग में से एक क्वेश्चन आएगा, पक्का रहेगा, नेमिंग, आइसोमरिज्म रहेगा। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो CFT वगैरह में होती है बताने का, हाइब्रिडेशन मतलब कि CFT और VBT थ्योरी में से एक क्वेश्चन रहेगा ये वाला। नेमिंग और आइसोमरिज्म में से क्वेश्चन काफ़ी आया था, और प्लस जो रिएक्शंस होती हैं वो D ब्लॉक में से आती हैं, यहाँ से नहीं आती। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन हो गया हॉट, नेमिंग वाला हो गया और आइसोमरिज्म वाला हो गया। ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं इसके, क्योंकि नेमिंग और आइसोमरिज्म तो काफ़ी पूछा जाता है, 2-2 3-3 नंबर में पूछ लेते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट बच जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद लास्ट वाला कंसेप्ट जो आपको कई बार पेपर में पूछ लेते हैं वो स्टेबिलिटी बेटा। ठीक है, स्टेबल कौन ज़्यादा है कौन नहीं है ना। तो ये आइसोमरिज्म में से बेटा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लीज मत छोड़ के, और लिंकेज, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और लिंकेज, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और लिंकेज, ये 3 आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमरिज्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पे, मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा या लास्ट पे आइकन लगा दूंगा, आप प्लीज़ उसको विजिट करना मेरे चैनल में। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो D और F ब्लॉक में क्या आता है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। ठीक है, जिसमें से कलर क्यों होते हैं, ये इनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट क्यों होती है D वालों की। ठीक है, ये कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं, तो ऐसे इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड, वाई दे आर वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, वाई वो कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। प्लस उसके बाद आपको देखेंगे एक रिएक्शन तो पक्का देखने को मिलेगी पेपर में, जो रिएक्शन आपको सॉल्व करनी आएगी, जैसे MnO4 नेगेटिव वगैरह या C2O72 नेगेटिव की, Cr2O7 की। तो इन क्रोमियम और मैंगनीज में से दोनों की भी देखने को मिल सकती है, नहीं तो एक की। ये रिएक्शंस पक्का रहेगी, ये डेफिनेट क्वेश्चन है। 10 ईयर के पेपर उठा के देख लो, हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आ रखे हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे बेटा, और क्या आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर मेटल। जैसे देखिए कि Mn2 पॉजिटिव है, कोई पैरामैग्नेटिक का कोई हाँ एक यहाँ से बात बोलने की भूल गया, एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन भी आता है काफ़ी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो यहाँ से मेटल के बारे में क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए डिटेल रहेगा। ऑर्गेनिक के लिए पूरे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आप इस अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, प्रेपरेशन आप खुद कर सकते हो, ये ईजी वे है। अगर ये 5 चैप्टर हो गए आप काफ़ी ईजी लगने लगे, और छठा ये भी अगर बायोमोलिक्यूल्स भी कर लिया तो आप कैसे लगेगा कि आपने मोर देन हाफ काम कर लिया। फिर इसमें से जो आता है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक की, पूरी डिटेल के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाता। ठीक है, मेरे चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। थैंक यू।